हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2024 में जो जुलाई में परीक्षा होने वाली है उसके संबंध में ये वीडियो होने वाला है। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की जो ये वीडियो होगी ये होगी सोशल साइंस में एसएसटी को लेकर के। जो भी बच्चे सीटेट में जिनका सेकंड लैंग्वेज में एसएसटी है 60 नंबर का, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी है उससे रिलेटेड नोट, वो नोट भी आप नोट करते चलिएगा। क्योंकि मैं 8 से 10 क्वेश्चन से मैं आपको कम से कम एक क्वेश्चन से 4 से 5 पॉइंट बताऊंगी और 4 से 5 पॉइंट जो होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और वो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, कुरनूल से किस पदार्थ के अवशेष मिले हैं। ठीक, तो आपको पता है कि राख के अवशेष मिले हैं कुरनूल से। अब कुरनूल से यहाँ पर देखिए कुरनूल दिया हुआ है। कुरनूल के अलावा मैं आपको इससे रिलेटेड एक बात बताती हूँ कि कुरनूल अगर आधुनिक बात करें तो ये आधुनिक आंध्र प्रदेश पड़ता है। आपको पता है कि सबसे नवीनतम राज्य के जम्मू कश्मीर से पहले की बात करें यानी 2019 से पहले की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो था वो सबसे नवगठित, तेलंगाना आपको पता है कि सबसे नवगठित राज्य हुआ था। इसी तरीके से जब हम आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ता है तो ये दक्षिण भारत में पड़ता है। पहली चीज़ आप ये जानते रहिए। दूसरा, कुरनूल की अगर हम बात करते हैं तो कुरनूल पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में और यहाँ से मिलते हैं राख के अवशेष। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि जब हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन ये तीनों जो युग था वो था पाषाण युग से संबंधित था। यानी पूरा पाषाण काल जो था वो अपने आप में 90% जो है वो घटनाएं जो हुई थी वो पूरा पाषाण काल में हुई थी। इस कारण पूरा पाषाण काल को ऑटोमेटिक हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पूरा, मध्य और निम्न पूरा पाषाण काल में। अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली चीज़ तो ये पूछ लिया जा सकता है कि राख के अवशेष कहाँ से मिले। कुरनूल से। कुरनूल वर्तमान में किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। तीसरी चीज़ कि सबसे लंबा समय या सबसे लंबा काल किसे माना जाता है जिसमें 90 से 95% घटनाएं घटित हो चुकी थी, लोगों को जानकारी मिल चुकी थी, वो हमारा हो जाएगा पूरा पाषाण काल। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं। तो भीमबेटका, कुरनूल और हुसुंगी, ये 3 पूरा स्थल जो है वो हमारे पूरा पाषाणिक स्थल से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 स्थलों के नाम तो बिल्कुल आप रट डालिए, भीमबेटका, कुरनूल, हुसुंगी। हुसुंगी जो है वो कर्नाटक राज्य में है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में, भीमबेटका अभी आगे मैं बताऊंगी कि किस राज्य में पड़ता है। ठीक, इसमें से कुरनूल से किस चीज़ के अवशेष मिले? तो राख के अवशेष मिले। अब पूरा पाषाणिक स्थल में मैंने आपको बता दिया कि 90% ऐसी घटनाएं, ऐसी जानकारी लोगों को मिल चुकी थी। तो 3 याद रखते रहिएगा, भीमबेटका, कुरनूल और हुसुंगी, ये 3 जो है वो पूरा पाषाणिक स्थल है। मेरे साथ बार बार मैं बता रही हूँ, भीमबेटका, कुरनूल, हुसुंगी, भीमबेटका, कुरनूल, हुसुंगी, ये बिल्कुल रट डालिए क्योंकि पूरा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये 6 के 6 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलता है उसे कहा जाता है। उसे कहते हैं मेसोलिथ। उसे कहते हैं, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं मेसोलिथ। देखिए आपको पता है कि अगर हम पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं तो लोग क्या करते थे, 4 रीज़न दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में कि 4 रीज़न है कि वो अपनी जगह को किस मतलब बदलते क्यों थे। तो पहला रीज़न है जिसमें कि वो अपने सगे संबंधियों से मिलने के पर्पज़ से बदल देते थे। दूसरा, पर्यावरण की वजह से यानी पानी की वजह से बदलते थे। तीसरा, एक जगह जहाँ वे रुकते थे वहाँ पर क्या करते थे कि वहाँ की भूमि का यूज़ कर लिए होते हैं,
खान पीन यानी जो फल होता है, कंदराएं होती थी, जो पौधे होते थे उनका यूज़ कर चुके होते थे। अब उनके पास वहाँ उस जगह पर यूज़ करने के लिए कुछ नहीं होता था, इस कारण। और चौथा, जानवरों की खोज में या जानवरों का शिकार करने के पर्पज से, या अखेटक आपको पता है कि अनाज संग्राहक थे, तो अनाज का जैसे संग्रह कर लेने के बाद से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर लेते थे, चले जाया करते थे। लेकिन जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलता है वो हो जाता है हमारा मेसोलिथ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलता है, यानी देखिए जब आंधी तूफान जैसी पर्यावरणीय बदलाव, जैसे आपको पता है जब हम ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं तो एक पूरा ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं, समझिएगा इन चीज़ों को। यहाँ पर हमारी विषुवत रेखा जाती है, और तो यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती हैं, हमेशा सीधे पड़ती हैं, जिस कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमेशा क्या होती है, गर्मी पड़ती है, तो बारिश भी ज़्यादा होती है। आपको पता है कि जिस स्थान पर अगर तापमान बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर बारिश भी होती है। क्यों? क्योंकि आपको संघनन की प्रक्रिया उसमें आसानी से होती है, बादलों का निर्माण होता है, और बादल का निर्माण होते ही बारिश होने लगती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगर हम पूरा इस पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो जिस काल में हमें ये पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं वो हमारा युग हो जाएगा मेसोलिथ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण युग को और किस नाम से जानते हैं? तो मध्य पाषाण युग को हम माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है कि छोटे आकार के पत्थर। आपको पता है कि पाषाण मतलब होता है पत्थर, और मध्य यानी छोटे आकार के। आपको पता है कि मध्य पाषाण युग में आते आते जो लोग होते थे वो पूरा पाषाण काल से जब मध्य पाषाण काल में आते हैं तो लोगों को बहुत सी जानकारी पहले से हासिल हो चुकी होती है। अब उनके जो पत्थर होते थे वो बड़े नहीं होते थे, क्योंकि बड़े पत्थर को जब आप फेंकेंगे तो वो कम दूरी पर जाएंगे। इसी छोटे पत्थर को आप फेंकेंगे तो वो दूरी पे जाएगा, बहुत दूरी पे जाएगा। उसे क्या होता था कि जानवरों का शिकार करने में भी क्या होने लगी, आसानी होने लगी। और औजार जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, औजार जो बनने लगे वो नुकीले बनने लगे। आपको पता है कि जो नुकीले औजार होंगे, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, कि जो नुकीले औजार होंगे, जो नुकीले होंगे वो बड़ी दूर तक जाएंगे इसलिए। और जो मोटे औजार होते थे, बड़े पत्थर होते थे, वो दूर तक नहीं जा पाते थे। तो सबसे बड़ी विशेषता जो मध्य या माइक्रोलिथ की बात करते हैं कि छोटे पत्थरों का प्रयोग करना अपनी सुविधा के लिए, मतलब अपनी आवश्यकता अनुसार छोटे पत्थरों का यूज करना जो थी इस युग की सबसे बड़ी विशेषता बनी, और इसे कहते हैं माइक्रोलिथ। ठीक, आगे क्वेश्चन, भीमबेटका वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश में भी। अब मैं आपको बता चुकी थी कि पूरा पाषाणिक स्थल 3 ही है, भीमबेटका, कुरनूल और हुसंगी। तो भीमबेटका, कुरनूल और हुसंगी, मैंने आपको बता दिया था कि हुसंगी कर्नाटक में है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, भीमबेटका यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, तो भीमबेटका हो गया हमारा मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चीज़ जो है वो ये है कि भीमबेटका से, यानी देखिए भीमबेटका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से किस चीज़ों के अवशेष मिले, तो शैलाश्रयों के प्राचीनतम प्रमाण। जो अगर क्वेश्चन आपसे कि शैलाश्रयों के यानी पत्थरों से बने जो आश्रय बनते थे वहाँ के अवशेष किस जगह से मिलते हैं या किस स्थान से, तो भीमबेटका से मिलते हैं जो मध्य प्रदेश में है। आधुनिक एमपी की बात करें तो भीमबेटका आधुनिक एमपी में है, जहाँ से प्राचीनतम शैलाश्रयों के प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलते हैं। सब एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा जाता है, कथन में पूछा जा सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे है क्वेश्चन, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को कहा जाता था, उन स्थलों को कहते थे उद्योग स्थल। जहाँ लोग क्या करते थे, पत्थरों से औजार को बनाते थे। देखिए आपको पता है कि पूरा पाषाण काल के बाद से जब लोगों की एंट्री, जब लोग मध्य पाषाण काल में आए तो मध्य पाषाण काल की जो समय बताया जाता है वो 12,000 से 10,000, 12,000 से लेकर के 10,000 समय का लगभग बताया जाता है। अब इस जो समय था, ये जो समय था, इस समय में लोगों में बहुत सी चीज़ें, सूचनाएं, जानकारियां विकसित हो चुकी थी। तो ये लोगों का एक अपना उद्योग स्थल होता था। उस उद्योग स्थल पे ये लोग रुकते थे और समूह बनाकर रुकते थे। और इस उद्योग स्थल का मतलब ये सोच लीजिए कि जहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिर्फ खाना बदोशी की तरह एक जगह रुका, फिर दूसरी जगह रुक गया, तीसरी जगह रुक गया, उस स्थिति से लेकर जब उद्योग स्थल की हम बात करते हैं, इसका मतलब सोचिए कि बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को पहले से हासिल हो चुकी थी। तो अब ये एक स्थल बना चुके थे जहां पर जिसका नाम था उद्योग स्थल, और यहाँ से वे छोटे छोटे
कामकाज करने लगे और उद्योग का भी निर्माण करने लगे, और ऐसे स्थानों को उद्योग स्थल कहा जाने लगा जहां से ये पत्थर से मिलकर औजार का निर्माण करते थे। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ, आपका रिविजन का सेशन स्टार्ट कर दीजिए आप। तो सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, दबाव शुल्क तकनीक किसे कहा जाता था? देखिए अब दबाव शुल्क तकनीक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें क्या होता था कि क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और उस क्रोड पर हड्डी पर या पत्थर पर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा क्या किया जाता था, प्रहार निकाल जाता है। उससे उसके क्या निकलते थे, शल निकलते थे, और इन्हीं शल निकलने से ये जो वंचित उपकरण बनाए जाते थे, यानी मतलब इनसे संचित मतलब इससे बने हुए उपकरण क्या होते थे, बनाए जाते थे। फिर से समझिएगा क्रोड क्या होता था। देखिए यहाँ पर दिया है कि क्रोड क्या होता था, तो एक स्थिर सतह होती थी, जैसे एक स्थिर सतह, इस पर एक क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका दिया जाता था। अब इस क्रोड पर एक हड्डी नुमा या हथौड़ी नुमा क्या किया जाता था, प्रहार किया जाता था, और उनसे जो शल्क निकलते थे, उनसे जो छोटे छोटे औजार बनते थे, जो छोटे होते थे, इसी कारण ये औजार जो होते थे इनका प्रयोग करना क्या हो गया था, आसान हो गया था, और लोग इन औजारों का प्रयोग अपनी सुविधा अनुसार करने लगे थे। और इसके अलावा जो औजारों का प्रयोग होता था वो एक स्थान से बहुत दूरी के लिए प्रयोग किया जाता था। आपको पता है कि जंगली जानवरों का भी समूह क्या होता था, पानी की तलाश में झुंड के करीब आ जाया करता था, इसलिए इन लोगों के पास ऐसे तरह के पत्थरों का, ऐसे तरह के औजारों का होना आवश्यक था। तो दबाव शल्क तकनीक जो थी वो इन्हीं को कहा जाता है, जिसमें एक रोड को एक सतह पर टिका करके हथौड़ी नुमा उस पर क्या किया जाता था, प्रहार किया जाता था। उससे जो छोटे छोटे उपकरण बनते थे उन्हें दबाव शल्क तकनीक से बनाए हुए पत्थर कहा जाता था, औजार कहा जाता था। तो देखिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा एक बार में पढ़ने से अच्छा है कि कम चीज़ों को पढ़िए पर एकदम मजबूती से पढ़िए। और ऐसी चीज़ें देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया हुआ है, ये सारे आपके क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इससे भी पहले मैंने आपको बता दिया कि जैसे मैंने यहाँ पर भीमबेटका के बारे में बताया, तो मैंने पूरा पाषाण स्थल के बारे में बता दिया जो 3 है, भीमबेटका, कुरनूल, हुसुंगी। कुरनूल से राख के अवशेष मिले हैं, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। हुसुंगी कहाँ है, कर्नाटक में। भीमबेटका से प्राचीनतम शैलाश्रयों के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बताई हूँ, वो सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मध्य पाषाण युग को माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं, और इस युग में छोटे छोटे पत्थरों के औजार का निर्माण हो गया था। छोटे पत्थर कैसे बनाए जाते थे वो भी मैंने आपको बता दिया कि दबाव शल्क तकनीक उसको कहा जाता था। इसमें क्या होता था कि एक क्रोड पर एक सतह पर टिकाया जाता था और छोटे पत्थरों, बड़े पत्थरों से या हड्डी से या हथौड़ी नुमा संरचना से प्रहार किया जाता था, और छोटे छोटे पत्थरों के निर्माण देखने को मिलते हैं। फिर पर्यावरणीय बदलाव कहाँ देखने को मिलते हैं, तो मेसोलिथ में देखने को मिलते हैं। तो ये सारा सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है या मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।